लोअर कास्ट रिसर्जेंस मूवमेंट, निम्न जाति उत्थान आंदोलन। देखो इसके, अगर हम लोग सबसे पहले पाइनियर की बात करें लोअर कास्ट रिसर्जेंस मूवमेंट के, तो वो ज्योतिबा फुले ही थे। और सबसे पहले इन्होंने ही जो कास्ट डिवीजन है या कास्ट जो रिजिडिटीज थी भारतीय समाज में, उनको लेकर इन्होंने सवाल उठाए। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, लेकिन इससे पहले से ही ये अपने कुछ काम जो थे विशेष तौर पर कास्ट रिजिडिटी को लेकर, उनको ये कर ही रहे थे। देखो, एक्चुअली लोअर कास्ट से रिलेटेड इनका बेसिकली फंक्शन था। और महाराष्ट्र को इन्होंने, महाराष्ट्र में ही थे, महाराष्ट्र को इन्होंने केंद्र भी बनाया, शायद पूना में इनका सेंटर था। लोअर कास्ट के उत्थान के लिए इन्होंने एजुकेशन को एक उसका माध्यम भी बताया कि एजुकेशन के माध्यम से ही जो निम्न जाति के लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ निम्न जाति के लोगों में जो कुप्रथाएं थी उनको भी इन्होंने दूर करने की बात की, और उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे मांस खाना एक कुप्रथा थी, शराब पीना एक कुप्रथा थी, उसको लेकर भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, और उसको लेकर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए। एजुकेशन पर बल दिया, और विशेष तौर पर वुमन एजुकेशन पर भी इन्होंने बल दिया। महाराष्ट्र में इन्हें वुमन एजुकेशन का पाइनियर भी कहते हैं, अग्रदूत भी माना जाता है। और निम्न जाति महिलाओं के शिक्षा की तरफ इनका योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट था। इनकी पत्नी ने भी उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, इनकी वाइफ ने भी। और उन्होंने एक स्कूल भी खोला, महिला स्कूल भी उन्होंने खोला उसको लेकर। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात थी इनसे रिलेटेड, वीडो रिमैरिज को इन्होंने महाराष्ट्र में खूब बड़े लेवल पर शुरू किया, उसके लिए आंदोलन भी शुरू किया वीडो रिमैरिज के लिए। तो वीडो रिमैरिज के मामले में इन्होंने, इन्हें पाइनियर कहते हैं। फिर अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और बाद में एक किताब भी लिखी, गुलामगिरी, बड़ी फेमस किताब है इनकी ये। 1875 में इन्होंने ये किताब लिखी, 72 में, 1872 में गुलामगिरी एक बुक लिखी इन्होंने। इन्हें पूना के लोगों ने, क्योंकि बाद में इनका बहुत ज्यादा क्लाउड बढ़ गया था, और अपनी मोरालिटी के चलते पूना के लोग इन्हें, पूना के लोगों ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से हम लोग इनको जानते हैं इसीलिए। तो सबसे पहला लोअर कास्ट मूवमेंट इन्हीं से शुरू होता है, ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज से। देखो, सावित्री बाई फूले, करेक्ट, सावित्री बाई फूले। और इन्होंने आ, महिला विद्यालय भी खोला। सावित्री बाई फूले ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया महिलाओं की शिक्षा के लिए, विशेष तौर पर लोअर कास्ट की महिलाओं की शिक्षा के लिए। अब देखो, महाराष्ट्र में ही ये इसलिए शुरू हुआ, अभी आगे देखोगे ना, अब दक्षिण भारत में भी होगा। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत इस लोअर कास्ट मूवमेंट के सेंटर इसलिए रहे क्योंकि यहाँ ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में एक बहुत गहरी खाई थी, बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी सोसाइटी में, और जिसके चलते वहां शोषण ज्यादा था। इनके लिए तो कहते हैं कि ये किसी, इनका कोई दोस्त था अपर कास्ट से, कोई बहुत अच्छा उनका दोस्त था, तो उसकी शादी में ये चले गए। हालांकि उसने इन्हें बुलाया नहीं शादी में, मतलब वो तो बुलाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे मना कर दिया क्योंकि ये लोअर कास्ट से थे ये। लेकिन चले गए उसमें, बिना बुलाए चले गए, क्योंकि इनके दोस्त की शादी थी। बाद में इन्हें वहां बहुत ज्यादा अपमान झेलना पड़ा। उस कहानी ने इनका पूरा जो लाइफ का व्यू है वो इन्होंने बदल दिया, और आगे फिर इन्होंने उसी को लेकर, कास्ट डिवीज को लेकर या कास्ट डिवीजन को लेकर लोअर कास्ट मूवमेंट को शुरू किया। इसके बाद में अगर आप देखते हो तो 1906 में बी आर सिंधे ने यहीं पर महाराष्ट्र में ही डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी बनाई। ये भी लोअर कास्ट मूवमेंट से ही रिलेटेड थी, और कहते हैं कि इन्होंने भी जो प्रेरणा ली वो ज्योतिबा फूले से ही ली। एनजी चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं की लीडरशिप में, एनजी चंद्रावरकर की लीडरशिप में पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ महाराष्ट्र में ही 1918 में। दक्षिण भारत में
ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1920 में। और 1917 में, हालांकि इससे पहले 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हो गई थी। सीएन मुदालियर, टीएम नायर, इन लोगों ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की। ईवी रामास्वामी नायकर भी इससे जुड़े हुए थे। बाद में ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया दक्षिण भारत में। इसे मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। वाइकोम सत्याग्रह के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, वाइकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह। क्योंकि दक्षिण भारत में जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो ईवी रामास्वामी नायकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया, लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी। वाइकॉम में ये बेसिकली था लोकेटेड, मतलब सेंट्रिक था, तो वाइकॉम में ये केरल में वाइकॉम में, तो वाइकॉम सत्याग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। हालांकि इसके बाद में शुरू हुआ वो, नारायण गुरु इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका में थे। श्री नारायण गुरु परिपालम योगम नाम से इन्होंने एक संस्था भी बनाई। और गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में ही शुरू किया के केलपन ने, उन्होंने भी, ये भी मंदिर प्रवेश आंदोलन ही था, एक तरीके से मंदिरों में प्रवेश के लिए शुरू किया गया था। इस तरीके से अब इसके बाद में, इन सब के बाद में जो शुरू हुआ वो डॉक्टर अंबेडकर का था। उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की 1924 में, और बहिष्कृत भारत नाम से एक पत्रिका निकाली 1927 में। और फिर इसके बाद लगातार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने दलित वर्ग की जो एक पॉलिटिकल स्थिति थी उसके बारे में सरकार से कहा कि आप एक श्वेत पत्र जारी करिए भारतीय समाज के बारे में, क्योंकि ये जो जाति की व्यवस्था है ये बहुत ज्यादा शोषणकारी है, इसे कानून बनाकर दूर किया जाना चाहिए। उनका यही मानना था विधि के माध्यम से। और इसी क्रम में उनका तो ये तक मानना था कि जो जो अछूत आंदोलन है, या जो अछूत लोग हैं, या जो निम्न जाति के लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि वो तब तक वो भारतीय समाज में सम्मिलित नहीं हो सकते जब तक कि उनको बराबरी का अधिकार ना मिल जाए। बराबरी का अधिकार कानून बनाकर ही मिल सकता है। तो विधि बनाकर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, और अगर अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते हो तो फिर उन्हें एक अलग राज्य के रूप में या एक अलग देश के रूप में उनका कोई एक स्थान निश्चित कर दिया जाना चाहिए, जो कि वहां पर वो अपने उस देश को या उस राज्य को वो चला सकते हैं। उनकी ये भी मांग थी। और बाद में आ, उनकी ये मांग देखने को मिली 1931-32 में, विशेष तौर पर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में फिर जब मैकडोनल्ड अवार्ड आया उसके बाद में, और मैकडोनल्ड अवार्ड में आ, जो दलित वर्ग को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, उसके वो उसकी झलक मिलती है मैकडोनल्ड अवार्ड में डॉक्टर अंबेडकर की मांगों की। बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ और जॉइंट इलेक्टोरेट शामिल हो गए थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसी बात पर तय हुआ फाइनली कि अनुसूचित जाति के लोगों को या दलित वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो सीटें हैं वो लोअर हाउसेज में भी और अपर हाउसेज में भी सुनिश्चित कर दी जाएंगी। इसी पर बाद में फिर पूना समझौता हुआ और जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात तय हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो दलित उद्धार, और बाद में आप देखते हो फिर आजादी के दौरान विशेष तौर पर जो छुआछूत है उसे अपराध घोषित किया गया, और सामाजिक समानता का जो आदर्श है वो भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है उसी में ही रखा गया। और न केवल सामाजिक समानता बल्कि सामाजिक न्याय का भी जो सिद्धांत था वो भी सबसे सर्वोपरि है। सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट सबसे सर्वोपरि है। और फंडामेंटल राइट्स में इसीलिए आप देखते हो कि जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी आर्टिकल 39 में वो साफ तौर पर कह दिया गया कि सरकार का उद्देश्य होगा या कि जो संसाधन है वो इस तरीके से इस्तेमाल किए जाएं कि जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उसमें यही कहा था जिसमें मोदी जी ये झूठ बोले जा रहे हैं कि
मुसलमानों को दे देंगे और ये सब कर देंगे। उसमें उन्होंने यही कहा उस मीटिंग में, जो वो मीटिंग का हवाला है जिसको वो देते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आर्टिकल 39 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरी तरीके से डिफाइंड है, गांधीयन फिलॉसफी में ये पूरी तरीके से डिफाइंड है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे रिलीजन के आधार पर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे कोई और भी है। समाज का सबसे निम्न वर्ग, निम्न स्तर का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहिए उसको जो संसाधन है, सरकारी संसाधन। आर्टिकल 39 यही कहता है। तो हम देखते हैं कि ये दलित उद्धार आंदोलन या छुआछूत विरोधी आंदोलन या निम्न जाति आंदोलन का ही एक प्रभाव था कि भारतीय संविधान में समानता का आदर्श और सामाजिक न्याय का आदर्श मौलिक, न केवल मौलिक अधिकारों के रूप में है, नीति निर्देशक तत्वों में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि संविधान की आत्मा जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, उसमें भी उसको पुनर्स्थापित किया गया है उदात्त शब्दों में। तो ये इसका कंक्लूजन है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आपको इसे शुरू करना है ज्योतिबा फूले से और अंत इसका करना है संविधान पर आकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्या मैं आपको समझा पाया? बाकी के बीच में जितने भी हैं ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जो मैंने दिए आपको, चाहे वो B.R. सिंधे का डिप्रेस मिशन, डिप्रेस क्लासेस मिशन हो, NG चंद्रावरकर की अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हो, चाहे E.V. रामास्वामी नेकर का आत्मसम्मान आंदोलन हो, चाहे फिर डॉक्टर अंबेडकर का डिप्रेस क्लास या अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना करना हो, ये सब फैक्ट हैं, तथ्य हैं। अंतिम इनका कंक्लूजन क्या है? तो सामाजिक न्याय की भावना भारतीय संविधान में शामिल किया जाना, सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्श को DPSPs में शामिल किए जाना, और संविधान की आत्मा में या प्रियम्बल में सामाजिक और आर्थिक न्याय के का जो आदर्श है उसे उदात्त रूप से प्रस्तुत किया जाना। ठीक है।